यह है नॉर्थ पोल के आर्कटिक रीजन की बर्फ सितंबर 1984 में, और यह है उसी रीजन की बर्फ सितंबर 2019 में। यह नासा द्वारा कैप्चर्ड डेटा है जो दिखाता है कि सिर्फ 40 सालों के अंदर नॉर्थ पोल की बर्फ किस रफ्तार से पिघल रही है। हर 10 सालों में करीब 12.2% की रफ्तार से, ऑफिशियल साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से। अब इसी आर्कटिक सी आइस को पिघलने से रोकने के लिए एक डच स्टार्टअप है कॉल्ड आर्कटिक रिफ्लेक्शंस, जिसके साइंटिस्ट एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो मार्स कॉलोनाइजेशन जितना ही बड़ा इनिशिएटिव होने वाला है। वो इस 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि इतना बड़ा एरिया जिसमें 5 इंडिया जैसे देश समा सकते हैं, इतने बड़े एरिया को रिफ्रीज करने जा रहे हैं विद इन अ डेडलाइन ऑफ जस्ट 6 इयर्स। और इसके लिए वो पूरे बर्फीले नॉर्थ पोल पर पैराडॉक्सिकली नमकीन पानी छिड़कने वाले। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। नमकीन पानी, ट्रेडिशनली कॉल्ड एज ब्राइन, ये नॉर्मली सारे बर्फीले देश अपने रास्तों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए छिड़कते हैं, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो वो इसी ब्राइन के कांटेक्ट में आते ही पिघल जाती है। सो जो चीज टिपिकली बर्फ को पिघलाती है, उसी से ही ये साइंटिस्ट बर्फ को रिफ्रीज कैसे करने वाले हैं। वेल, ये अपने आप में ही काफी वियर्ड मगर फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं इसके बारे में कुछ ही देर में आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के जरा स्केल के बारे में सोचकर देखो, ये प्रोजेक्ट कितना मैसिव होने वाला है। यहां पर हम सिर्फ हमारे हिमालय में मौजूद ग्लेशियर्स को ही फ्रोजन नहीं रख पाते, जिस वजह से जगह जगह पर बाढ़ आ जाती है, तबाही मचती है, लोग मरते हैं। और वहां पर साइंटिस्ट लिटरली 5 भारत जितने एरिया को फ्रीज करने जा रहे हैं। सो नेचुरली यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि यार ये इतने बड़े सीमिंगली इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को करने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है। I mean, दुनिया के किसी कोने में यह आर्कटिक पड़ता है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, राइट? एंड वेल, यहीं पर हम सब गलत हो जाते हैं। When I said इन साइंटिस्टों ने अगले 6 सालों की डेडलाइन रखी हुई है अपने ऊपर, वेल एक्चुअली में ये डेडलाइन उन्होंने खुद डिसाइड नहीं की है, बल्कि ये प्रकृति ने हमारे लिए डिसाइड की है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट्स, अगले 6 सालों में, मोर स्पेसिफिकली सितंबर 2030 तक, हमें पहली बार एक ऐसा समर देखने को मिलेगा जिसमें आर्कटिक सी आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका होगा। एंड यू नो व्हाट्स वर्स, अगर ऐसा हुआ तो नासा साइंटिस्ट क्रिस्टीना प्रिस्टोन का कहना है कि अगले 25 सालों में हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे और उससे जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, उतनी गर्मी 2030 के बाद तुरंत एक झटके में बढ़ जाएगी। उन्होंने इसे ऑफिशियली सैटेलाइट इमेजिंग पैटर्न्स के जरिए डिस्कवर किया है, जिसका रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ऐसे में इस साल की गर्मी तो आपको याद ही होगी, 50 डिग्री टच हो गया था। अकेले मार्च से मई के बीच में ऑल ओवर इंडिया करीब 25,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिनमें से 56 लोग मारे भी गए सिर्फ इस गर्मी के कारण। इनफैक्ट इंडिया क्यों, ऐसे सिमिलर ट्रेंड्स पूरे दुनिया भर में देखे गए। 2014 से 2023 ये हमारे इंसानी इतिहास के 10 सबसे गर्म साल रहे, जिसमें से पिछला ही साल 2023 ऑन रिकॉर्ड वाज द हॉटेस्ट ईयर एवर। इतनी गर्मी नहीं पड़ती, पर जितनी गर्मी आज है, इतनी गर्मी मैंने अभी तक लाइफ में बता रहा हूँ, इतनी गर्मी मैंने झेला नहीं है। ऑल्सो दुनिया में कुछ ऐसे कोस्टल सिटीज और गांव भी है जो समुद्र के नीचे डूब रहे, जैसे कि इंडोनेशिया के इन गांवों को देखो। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर बसे ये गांव अभी 2005 से पहले ही पूरी तरह से सूखे हुए करते थे, बट आज हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर बच्चों को तैर के स्कूल जाना पड़ रहा है और माएं लो टाइड का इंतजार करती है घर के काम करने के लिए। देन सेम घटना थाईलैंड के कैपिटल सिटी बैंकॉक के साथ भी घट रही है। ये समुद्र के बीच में जो पोल्स आप देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है, क्योंकि वहां आज से कुछ दशक पहले एक गांव हुआ करता था। दुनिया भर में ऐसे कई और शहर है, जैसे कि नेदरलैंड्स का एम्स्टर्डम शहर, इटली का फेमस वेनिस शहर, यूएसए के न्यू ऑर्लियंस, वर्जीनिया बीच वाले इलाके, नाइजीरिया का लागोस शहर, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इवन हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। ये वो शहर है जहां पर सी लेवल तेजी से राइज हो रहा है और ये साल प्रति साल डूबते चले जा रहे हैं। और आर्कटिक आइस के पूरी तरह से पिघलने के बाद इनमें से एटलीस्ट कुछ शहरों को तो हम खुद अपनी आंखों से सामने गायब होते हुए देखेंगे। यानी कि आर्कटिक सी आइस को बचाना हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है। और अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो ये इकलौता प्लैनेट जिस पर जीव रह पाते हैं, ये भी जीवन के लिए एक लिविंग हेल बन जाएगा। सो आर्कटिक रिफ्लेक्शंस के साइंटिस्ट इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो समय रहते 5 इंडिया जितने बड़े एरिया में फैले आर्कटिक सी आइस को फिर से रिफ्रीज कर पाएंगे?
वेल, इस मार्स कॉलोनाइजेशन जितने मुश्किल मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए आर्कटिक रिफ्लेक्शंस के साइंटिस्टों ने एक काफी जीनियस स्ट्रैटेजी ढूंढ निकाली है, जिससे कम से कम खर्च और मेहनत में हम ज्यादा से ज्यादा आर्कटिक आइस को फिर से रिफ्रीज कर पाएंगे। ये स्ट्रैटेजी इनफैक्ट इतनी कारगर साबित हो रही है कि इवन यूनाइटेड नेशंस ने इनके काम से खुश होकर इस नए नवेले स्टार्टअप को पूरी दुनिया की तरफ से आर्कटिक सी आइस रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का लीडर चुन लिया है। दरअसल हमारे नॉर्थ पोल्स के पास एक जगह है कॉल्ड स्वालबार्ड आर्कीपेलेगो। ये नॉर्वे के अंडर आता है एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वार्मिंग प्लेसेस ऑन द प्लैनेट, जो साल दर साल हमारे पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से भी करीब 3 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। सो आर्कटिक रिफ्लेक्शंस ने यहां पर क्या किया, ये अपने छोटे डीजल पर चलने वाले वाटर पंप्स लेकर स्वालबार्ड पहुंच गए और उस पंप की मदद से वहां पर बर्फ के नीचे मौजूद आर्कटिक ओशन के खारे पानी को ऊपर स्प्रे करने लग गए, ताकि वो पानी ऊपर की ठंडी हवा से फ्रीज होकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बर्फ पर एक एक्स्ट्रा लेयर बनाए। बेसिकली आपने देखा होगा, हिस्ट्री टीवी पर एक शो आया करता था कॉल्ड आइस रोड ट्रकर्स, जिसमें कनाडा और अलास्का के ट्रकर्स को ठंड में जमी रिवर्स और लेक्स पर बड़े बड़े ट्रेलर्स चलाते हुए फिल्म किया जाता था। वेल, उसमें वो जो फ्रोजन रिवर्स दिखाए जाते थे ना, वो भी हर साल इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके फ्रीज किए जाते हैं। पर यहां पर आता है एक कैच। अगर आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में कहा था कि कई सारे देश हैं जो स्नोफॉल से पहले अपने रास्तों पर नमकीन पानी छिड़कते हैं ताकि रास्तों पर बर्फ ना जमे। सो क्या आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का प्लान बैकफायर नहीं होगा? क्या हम आर्कटिक सी को रिफ्रीज करने के बजाय उसे और मेल्ट नहीं कर देंगे? वेल, ये डाउट ना टोटली वैलिड है और इसीलिए कनाडा और अलास्का में बर्फ के ऊपर फ्रेश वाटर पंप किया जाता है। ब्राइन यानी कि सॉल्ट वाटर नहीं, लेकिन आर्कटिक में हम सॉल्ट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सॉल्ट वाटर भी फ्रेश वाटर की तरह ही काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो जब हम पानी में नमक यानी कि NaCl मिलाते हैं तो उसके सोडियम और क्लोराइड आयोन्स पानी के H2O मॉलिक्यूल्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने से रोकते हैं। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को एक साथ चिपका के उन्हें फ्रीज करता है, सो नेचुरली पानी में नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाता है। और यही वजह है कि फ्रेश वाटर जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, लेकिन सी वाटर ऑन द अदर हैंड ऑन एन एवरेज अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में फ्रीज होता है। सो अब आर्कटिक में सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर की तरह आखिर कैसे काम करता है? सिंपल, फ्रेश वाटर हो या सी वाटर, आर्कटिक का टेम्परेचर तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इतने ठंड में दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं और इसीलिए वहां पर खारा सी वाटर आर्कटिक आइस को मेल्ट नहीं करेगा। प्लस इसके साथ इसके अन्य फायदे भी तो हैं। आर्कटिक रिफ्लेक्शंस का ये वाटर पंप देखो, ये कितना पोर्टेबल है येट कितना पावरफुल। ऐसे पंप्स को पूरे आर्कटिक आइस पर जगह जगह पर फिट करना कंपैरेटिवली मच इजियर है देन पूरे आर्कटिक को रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड्स या व्हाइट फैब्रिक से कवर करना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्रीवियस स्टडीज ने सजेस्ट किया था। ऑल्सो या आर्कटिक रिफ्लेक्शंस को इस बात का एहसास जरूर है कि इन पंप्स को फिलहाल तो फ्यूल लगता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करके पैराडॉक्सिकली आइस मेल्टिंग में ही कंट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए वो इनिशियल ट्रायल्स के बाद नॉर्थ पोल पर विंड फार्म्स लगाने वाले हैं ताकि उन पंप्स को ग्रीन एनर्जी की मदद से चलाया जाए। बट फ्रेंड्स, एज विद एनी ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव, इस इतने नोबल इनिशिएटिव को तक क्रिटिसिजम्स मिल रहे हैं, इसे अननेसेसरी हाइप बताकर या फिर इसके थ्रेट को डाउनप्ले करवाकर। Let me tell you folks about global warming. Don't worry about it. कई लोग तो आज भी ऐसा मानते हैं और आपने भी ये कई बार सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग तो बस एक होक्स है। हमारी पृथ्वी नेचुरली भी हर कुछ हजार सालों में आइस एजेस और गर्म फेजेस से गुजरती है। नेचुरल साइकिल्स को डिसरप्ट करने में हम ह्यूमंस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो वेल, इन बातों के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? साइंस क्या कहता है? सो वेल, टू आंसर दिस, सबसे पहले तो ये समझो कि ये सोच आखिर पैदा ही कहां से होती है और फिर बाकी के चीजें अपने आप ही सेंस बनाने लगी। देखो, साल 1850 में ना, जब पहली बार हमने ग्लोबल टेम्परेचर डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तब पृथ्वी का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 13.73 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब से यूरोपियंस ने इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया, कंस्ट्रक्शन करना, मोटर इंजन्स बनाना, तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.06 डिग्री से बढ़ने लगा। और 1982 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और तेजी से बढ़ा, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी इसमें कूद पड़े, तो अब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हर 10 सालों में 0.20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3 गुने ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। अब यहां पर ना 2 मेजर लूपहोल्स है या कह सकते हैं छलावे हैं। पहला तो ये
कि आज का करंट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 15.08 डिग्री सेल्सियस। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पृथ्वी ओवरऑल काफी कूल है। एंड सेकेंडली 1850 से लेकर अब तक सिर्फ 1.35 डिग्री सेल्सियस का ही तो टेम्परेचर राइज हुआ है, जो कि सुनने में इतना बड़ा जंप नहीं लगता। और एग्जैक्टली यहीं पर लोग सिचुएशन की गंभीरता को नजरअंदाज कर जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को एक हाइप या फिर एक होक्स बुला देते हैं। वो ये नहीं समझते कि व्हेन वी से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, वो पोल्स की ठंड से लेकर इक्वेटर की गर्मी तक का एक एवरेज टेम्परेचर होता है। सो अगर ये एवरेज सिर्फ 1 डिग्री से भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब होता है कि जो गर्मी वाली साइड है वहां का तापमान एक अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ रहा है। प्लस हमारी पृथ्वी एक कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम है जिसमें कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे शरीर की तरह, और सबके हार्मनी में काम करते रहने के लिए प्रॉपर बैलेंस टेम्परेचर का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर इससे 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो हम उसे फीवर कहते हैं, और ये एक साइन होता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जबकि सिर्फ 1 ही तो डिग्री बढ़ा है ना। पृथ्वी के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिर्फ 1 डिग्री से भी अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज होता है तो ये एक अनहेल्दी इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जो एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करता है, जिससे और तेजी से फिर टेम्परेचर राइज होने लगता है, जो सिलसिला चलता रहेगा जब तक सारी बर्फ पिघल न जाए और प्रलय न आ जाए। एंड लेट मी प्रूव दिस टू यू कि ये कैसे होता है। इसे ध्यान से समझना, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी बोले कि ग्लोबल वार्मिंग एक होक्स है तो इन फैक्ट से उनकी बोलती बंद करना। देखो, हमारी पृथ्वी को हर समय सूरज से करीब 342 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर जितनी एनर्जी मिलती है, लेकिन जो व्हाइट क्लाउड्स है, व्हाइट स्नो है और बाकी रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस है, वो इसमें से करीब 107 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और तभी जाकर हमारा ग्लोबल एवरेज सालों साल काफी स्टेडी रहता है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि सारे ग्रीन हाउस गैसेस मिलके टोटल 2.6 यूनिट्स सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं देन यूजुअल, और ये टेक्निकली सिर्फ 1.1% ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्प्शन है। लेकिन व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट इवन 1% भी अगर एनर्जी एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्प्शन 3% बढ़ जाता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे सिर्फ पोल्स ही नहीं पिघलते, उससे एक पूरा चेन रिएक्शन ट्रिगर होता है जो इस पृथ्वी के हर एक जीव को इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने लगते हैं, तो नेचुरली व्हाइट स्नो नहीं रहेगा टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, तो सनलाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो समुद्र का पानी ज्यादा इवेपोरेट होने लगेगा और ज्यादा भाप बनने लगेगा, जो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। प्लस हमारे पोलर आइस कैप्स एक तरह से एक ढक्कन का भी काम करते हैं, जो जमीन की गहराइयों में ट्रैप्ड मीथेन को लीक होने से रोकते हैं। अभी स्वालबार्ड का ही बताया जा रहा है कि अकेला स्वालबार्ड भी अगर पूरी तरह से पिघल गया तो वो हर साल एटलीस्ट 2310 टन्स ऑफ मीथेन हर साल एटमॉस्फेयर में लीक करेगा, और मीथेन अगेन ठहरा एक डेडली ग्रीन हाउस गैस जो और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, जिससे और आइस कैप्स मेल्ट होंगे और ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगे, और ये परपेचुअल साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद जब ओशंस तपते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें डिसॉल्व नहीं रह पाता, यानी कि नेचुरली वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट होने लगता है, which triggers even more global warming. And lastly, another mechanism that acts as a potential trigger, जब गर्मी बढ़ती है तो जगह जगह ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ जाता है, और उससे फॉरेस्ट फायर्स ट्रिगर होते हैं, जिससे वंस अगेन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं और तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो अब इसमें इंसानों की गलती कहां पे आती है? वेल, आप ये डेटा देखो, वो जो 2.6 यूनिट्स एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, उसमें क्लियरली सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रोल प्ले करता है। एंड गेस व्हाट, समहाउ 1980s के बाद से, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया भर में तेज हुआ, उसी के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ड्रास्टिकली बढ़ने लग गया, और ये ऑफिशियल डेटा है। सो जो भी लोग सारा ब्लेम इंसानों से हटाकर प्रकृति के नेचुरल प्रोसेसेस जिसकी वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह पर डालते हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जब 1980 में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हुआ, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से नेचुरल कैलामिटीज जैसे वोल्केनिक इरप्शंस भी ज्यादा बढ़ गए? क्या ये कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो गया? और अगर ऐसा सच में है तो शायद इन्हीं नेचुरल एक्टिविटीज का ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ ही कुछ कोरिलेशन है, और ऐसे में इन साइंटिस्टों का यह मेगा इनिशिएटिव टू रिफ्रीज आर्कटिक लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ भी नया सीखने मिला,
एक लाइक जरूर ठोकना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस फैले और वो अपने लेवल पर स्टेप्स ले सके टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। जय हिंद।